मैं हूँ स्मिता शर्मा और मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है। और आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 11th का लेसन 13 महासागरीय जल। महासागरीय जल का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ में ही ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा करेंगे और चैप्टर के लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, महासागरीय जल। सबसे पहले हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुख्य बिंदु है जलीय चक्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। फिर हम पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थल का विभाजन, फिर उच्चावच की लघु आकृतियाँ, फिर हम पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान और सबसे लास्ट में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इस लेसन में से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे और उसी हिसाब से हम आज की तैयारी करेंगे। 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन सही जोड़ी में आएगा मैच द कॉलम में, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जल हमारे दैनिक आवश्यकता में सुबह उठते से लेकर शाम को सोते तक हमें जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए जल एक आवश्यक घटक है। पृथ्वी के सभी जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व भी नहीं होता। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जल पाया जाता है और किसी अन्य ग्रह पर जल नहीं होता है, और इसी कारण वायु और जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। अगर हम देखें तो वायु के बाद जल जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं या पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं जल चक्र। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल जो है एक चक्र के समान कार्य करता है, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। चलिए अब इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। ये जो महासागर हैं, यहाँ पर पृथ्वी का 71% जल पाया जाता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर तेजी से पड़ती हैं तो जलवाष्प के रूप में यह ऊपर उठता है और इसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। जब इसका एवोपरेशन होता है तो जलवाष्प जो है वो ऊपर पहुंच जाती है और जलवाष्प के ऊपर पहुंचने पर हम जानते हैं कि प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 165 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। तो जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जब यह जलवाष्प ऊपर चली जाती है और
एक समय ऐसा आता है कि वह ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और फिर वहाँ इसका संघनन प्रारंभ हो जाता है और फिर धीरे धीरे बादलों का निर्माण होता है और ये बादल जो हैं वो पूरे पृथ्वी पर यानी कि इस साइड आ जाते हैं और जब बादल हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है और पानी गिरने लगता है। जब बारिश प्रारंभ हो जाती है तो ये जो जल है ये नदियों की सहायता से वापस समुद्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि समुद्रों से जलवाष्प के रूप में पानी ऊपर गया, फिर बादल बने और फिर यह वापस धरातल पर गिरा और फिर नदियों के सहारे यह वापस समुद्र में आकर गिर जाता है। इस तरह यह एक चक्र की भांति कार्य करता है जिसे हम जल चक्र कहते हैं। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे ये जो है ये तरल के रूप में है, फिर गैस और फिर ठोस। ठीक है, गैस में वाष्प के रूप में होता है और उसके बाद ये लिक्विड में जो कि हम पीते हैं जल के रूप में होता है और सॉलिड यानी कि ये बर्फ आदि के रूप में होता है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधोस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% जो है वो महासागरों में ही पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमटोपियों, ये हैं हिमटोपियाँ। ठीक है, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। हिमानी भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है और झीलों में भी पाया जाता है और सरिता यानी कि नदियों में भी पाया जाता है। और बाकी जो बचा थोड़ा बहुत जल है वो जीवों में पाया जाता है, जो कि जीवों के द्वारा भी इवोपरेशन होने से वायुमंडल में वापस चला जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का 59% भाग महासागरों में एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिसकर अंदर चला जाता है और कुछ हिमनदी के रूप में रहता है। चलिए, ये तो थी हमारे जल की चर्चा। अब इसके बाद हम महासागरीय अधस्थल का उच्चावच पढ़ेंगे। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत के बृहद गर्तों में स्थित हैं। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनको सीमांकित करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखें, पहला है आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर, दूसरा है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा है अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर और चौथा है सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर और पांचवा एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। बड़े गौरव की बात है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है।
चलिए अब हम देखते हैं महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। महासागर की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण यह ऊबड़ खाबड़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय अधस्थल का विभाजन। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान और चौथा है महासागरीय गंभीर। इनके अलावा भी कुछ छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण महासागरीय अधस्थल में पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीले, निमग्न द्वीप, खाड़ियाँ व खड्ड आदि। चलिए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत भाग होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्री तथा खाड़ियों से घिरा होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो भाग है, ये ऊपर वाला, ये महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, जहाँ पर स्थल और समुद्र का जल, ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है वो स्थल है और नीचे समुद्र है। समुद्र का जो जल मिलता है, यही वाला भाग क्या शेल्फ कहलाता है। महाद्वीपों की जो शेल्फ की चौड़ाई है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। कहीं पर ये 80 किलोमीटर भी होती है और कहीं पर इससे अधिक भी होती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका में जो चिली है, यहाँ पर चिली है, यहाँ पर शेल्फ काफ़ी सकरा है और सुमात्रा में भी काफ़ी सकरा है। और एक दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो आर्कटिक ओशियन में विश्व का सर्वाधिक चौड़ा शेल्फ पाया जाता है, जहाँ की इसकी चौड़ाई जो है वो 1500 किलोमीटर होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। शेल्फ की जो गहराई है वो 30 मीटर से लगभग 600 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, महासागरों में जो अवसाद हैं शेल्फ में जो पाए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और ये नदियों, हिमनदियों और पवनों की सहायता से यहाँ तक आते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत भी बनते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय मैदान के मध्य जो भाग होता है वह ढाल कहलाता है। ये देखिए, ये वाला भाग जो है वो ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग होता है वही महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल की जो डेप्थ होती है वो 200 से 3000 मीटर तक होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। जहाँ पर ढाल का किनारा आ जाता है वहाँ पर महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित किया जाता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयाँ दिखाई देती हैं। ढाल वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर कैनियन या खाइयाँ दिखाई देती हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये हैं कैनियन, जहाँ पर नदियों का मुहाना आकर मिलता है और ये पानी तेज़ी से समुद्र में जाता है तो यहाँ पर गहरे खड्ड बन जाते हैं, जिन्हें
कैनियन कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। देखिए डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे कि ये वाला जो भाग है यह गंभीर सागरीय मैदान कहलाता है। सबसे पहले शेल्फ के बाद ढाल, और ढाल के बाद जो चौड़े विस्तृत सपाट मैदान होते हैं, भाग होते हैं, उन्हीं को हम गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये मैदान महीन कण वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऊपर नदियों में जलोढ़ मिट्टी होती है, इसी प्रकार यहाँ पर भी इन मैदानों में भी महीन कण वाले अवसाद एवं मृत्तिका पाई जाती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे महासागरीय गर्त। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। ये देखिए डायग्राम की सहायता से समझेंगे। मैदानों के नीचे ये जो भाग दिखाई दे रहा है यही कहलाते हैं गर्त। ये खड़े किनारे वाले होते हैं और अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक की गहराई होती है और इनकी गहराई जो है वो बहुत अधिक होती है, 3 से 5 किलोमीटर तक ये एवरेज गहराई है। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों में से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक हमें पता है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है वो है मोरियाना ट्रंच, जो कि लगभग इसी वाले भाग में प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे उच्चावच की लघु आकृतियाँ। सबसे पहले है मध्य महासागरीय कटक, दूसरे नंबर पर है समुद्री टीला, फिर है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, और फिर है निमग्न द्वीप, और फिर हम पढ़ेंगे प्रवाल द्वीप। अब है मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। इन पर्वतों के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर हो सकती है। मध्य महासागरीय कटक कुल सागर नितल के लगभग 33% भाग पर फैले हुए हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि एक पर्वत श्रृंखला के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है ना। एक मध्य महासागरीय कटक के पर्वतों की जो ऊंचाई है वह 2500 मीटर हो सकती है। इसका एक उदाहरण ये जो यूरोप और अमेरिका के मध्य में ये जो फैली हुई है, यहाँ पर एक आइसलैंड नाम का देश है, वही है। आइसलैंड जो है वो मध्य महासागरीय कटक का उदाहरण है, जो कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। चलिए अब हम पढ़ेंगे समुद्री टीले। यह एक नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है, ये देखिए, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। समुद्री टीलों की जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी से होती है और यह 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। यह गहरी घाटियाँ होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार यह बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर ग्रसित होकर महाद्वीपीय शेल्फ पर ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है। देखिए अभी हमने चर्चा की थी, ये जो महाद्वीपीय शेल्फ है, ये वाला भाग, जब नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं या एस्चुरी या डेल्टा
का पानी जब यहाँ आकर मिलता है तो ये तेज़ी से समुद्री भाग में गिरता है और इस भाग को गहरा करता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप एक रिंग की भांति होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप होते हैं जो गहरे अवनवन के चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। यह समुद्री अनूप का एक भाग हो सकता है, यानी कि समुद्री झीलों का भी एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत ही अधिक जल को चारों तरफ से घेरे होते हैं। कह सकते हैं कि जो प्रवाल द्वीप है ये अत्यधिक खारे जल में पाए जाते हैं और यह ज़्यादातर एक रिंग के समान आकृति में समुद्रों में देखे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान। इस खंड में विभिन्न महासागरों के तापमान को स्थापित एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है तथा इसके साथ ही हम पढ़ेंगे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है अक्षांश, दूसरा है जल और थल का असमान वितरण, तीसरा है सनातन पवनें और चौथा है महासागरीय धाराएं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य किरणों की मात्रा घटने के कारण महासागरों की सतह जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। ये जो समुद्र हैं इनमें गहराई के साथ तापमान कम होता जाता है। साथ ही जो सूर्य की किरणें हैं ये भूमध्य रेखा पर सबसे तेजी से चमकती है, इसलिए यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा का जो भाग है यहाँ पर समुद्री तापमान अधिक होता है और यह दोनों ध्रुवों की तरफ जाते जाते तिरछी होने लगती हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचने की वजह से इन भागों में समुद्री तापमान कम होता चला जाता है। चलिए अब हम देखेंगे स्थल एवं जल का असमान वितरण। ये देखिए ये है भूमध्य रेखा और इसके ऊपर है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और नीचे है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध के महासागरीय दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हम मैप की सहायता से अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो उत्तरी भाग है यानी कि नॉर्थ पोल वाला जो भाग है यहाँ पर अधिक महाद्वीप हैं यानी कि भूमि वाला एरिया है और जो चट्टानी क्षेत्र है यानी कि थल जो है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए यह समुद्री भाग जितने भी स्थल से जुड़े हुए हैं जुड़े होने के कारण अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। जबकि सदर्न पोल वाला यानी कि दक्षिणी ध्रुव वाला अधिकतर जो भाग है वह पानी से घिरा हुआ है और समुद्र यानी कि जल जो है वो धीरे ठंडे होते हैं और धीरे गर्म होते हैं। इसलिए यह वाला भाग यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा ठंडा होता है यानी कि धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सनातन पवनें। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागर के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आ जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है। ये है गल्फ स्ट्रीम और यह है अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तटीय भागों के तापमान को बढ़ा देती है।
जबकि लैब्राडोर की ठंडी धारा, ये ऊपर से आ रही है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। चैप्टर के शुरू में हमने चर्चा कर ली थी कि इस चैप्टर में से 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिनमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है वर्षण, तीसरा है जलयोजन और चौथा है संघनन। तो छात्रों हमारा आंसर है जलयोजन। ये क्वेश्चन आता है तो हमें जलयोजन ही आंसर देना है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। पहला ऑप्शन है 2 से 20 मीटर के बीच, दूसरा ऑप्शन है 20 से 200 मीटर के बीच, तीसरा ऑप्शन है 200 से 2000 मीटर और चौथा है 2000 से 20000 मीटर के बीच। तो इसका हमारा आंसर है 200 से 2000 मीटर के बीच। तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त कीजिए। पहला ऑप्शन है 10 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1000 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 10,000 ग्राम। तो बच्चों हमारा आंसर है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो हमारा आंसर है आर्कटिक महासागर। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको आर्कटिक महासागर पर आंसर टिक करना है या चूज करना है। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। यह 2 नंबर में आ सकता है और इसका आंसर हमें 30 शब्दों में देना है। चलिए, जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। पूरे सौरमंडल में जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है, बाकी और ग्रहों में जल कहीं नहीं होता। सूर्य तथा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। जब हम पृथ्वी को आंतरिक से देखते हैं तो अधिक जल के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। आंसर, महाद्वीपीय सीमांत प्रत्येक महादेश का विस्तृत किनारा होता है। यह उथले समुद्रों तथा खाड़ियों का भाग होता है। यह महासागर का सबसे छिछला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। इसकी सीमा का किनारा बहुत ही खड़े ढाल वाला होता है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाइए। आंसर है, गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं और अभी तक 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में है, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में है और 6 गर्त हिंद महासागर में हैं। विश्व की प्रमुख गर्तें निम्नलिखित हैं। सबसे पहली गर्त है मोरियाना गर्त। यह प्रशांत महासागर और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,033 मीटर है। दूसरा है प्यूरिटको गर्त। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और तीसरा है सुंडा गर्त। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे समुद्री लवणता। वर्षा का जल या महासागरों की प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं।
लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी से व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। आशा करते हैं कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।